दोस्तों, आज हम CSIR नेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियल एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं और हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सब जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हों। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें कोई भी हम नंबर लें, अगर वो उस नंबर में यानी नेचुरल नंबर में जा रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि n+1 भी जाएगा, यानी उसके जस्ट बाद का नंबर भी उसी सेट का होगा। तो इसका मतलब ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा सेट आता है उसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर लें, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं होल नंबर। तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम जानते हैं कि अगर इसमें निगेटिव यानी होल नंबर में अगर हम निगेटिव वाले नंबर्स भी जोड़ दें तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद में आते हैं रेशनल्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से भी डिनोट कर देते हैं, जे से भी डिनोट कर देते हैं, जेड से भी डिनोट कर देते हैं। रेशनल्स आते हैं। रेशनल्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q फॉर्म, जहाँ पर Q क्या है हमारा, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन ज़ीरो नंबर है। P और Q क्या है, हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे P और Q हमारे को प्राइम होना चाहिए, यानी P, Q का GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसकी डेफिनेशन है हमारे रेशनल नंबर्स की, दोज रियल नंबर्स विच आइदर टर्मिनेट और रिकरिंग आफ्टर डेसिमल आर नोन एज रेशनल नंबर। यानी टर्मिनेट कर जाएं यानी समाप्त हो जाएं। जैसे अगर मैं 0 पॉइंट डेसिमल में अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ 0 पॉइंट समथिंग AN तक, यानी कोई फाइनाइट नंबर पे ये समाप्त हो जाएं, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट हटा के अपॉन में 10⁻n लिख देंगे, तो ये हमारा रेशनल टाइप में हो जाएगा अगर इसको हम P/Q फॉर्म में ले जाएं। दूसरा क्या है कि रिकरिंग होना चाहिए, वो उसका एग्जांपल है हमारे पास। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, कंसीडर दी फॉलोइंग नंबर। एक हमने सीरीज लिया है 1/10⁻n, और अगर इसका हम एक्सपेंशन लिखें तो ये क्या जाएगा 1/10 + 1/10², और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये ईजी है करना। अब बात हमारी यहाँ पर आती है, ये 0.111 ये हमारा कहाँ तक रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट तक, यानी अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर देते हैं, 0.1 बार। और इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं कि x अगर हमने इसको मान लेते हैं x 0.111, तो इसमें 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या आ जाता है 1.111, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1 + 0.111। उसके बाद में हम इस नंबर को इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इसको हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 9x, और यहाँ पर ये हमारा इससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है 1, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 1/9। तो इस तरह से हमने जो है पहले बचपन में कई सारे सॉल्व किए हैं रिकरिंग डेसिमल वाले नंबर्स को, तो ये वही है। और फिर इस सीरीज को हम सॉल्व करने का तरीका भी हमें मालूम है कि इसमें 1/10 कॉमन ले लेंगे, और फिर हम या तो फिर इसमें डायरेक्ट ही A/1 - R वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये 1/10 और ये R हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 1/10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसा सेट जो कि ऐसा नंबर जो कि रेशनल नहीं है। तो ये सवाल पूछा गया है कि समेशन 1/10⁻n² इज़ दिस नंबर रेशनल और नॉट। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंशन इसका लिखें तो ये किस तरह से आ जाएगा 0.1, 0.001, 0.000001। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, कहीं पे ये समाप्त नहीं हो रहा है, ये इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ना ही ये रिकरिंग डेसिमल है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नहीं है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। इस तरह के और भी हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं, जैसे समेशन 1/10⁻n⁴, समेशन 1/10⁻n⁵। इस तरह से हम इसमें कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि हमारे रेशनल नंबर नहीं है, जो कि इर्रेशनल के एग्जांपल हैं। ये हमारे इर्रेशनल के एग्जांपल है। ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल नंबर इसी फॉर्म में हो कि √3 या पाई या ई, इस फॉर्म में भी हम इर्रेशनल नंबर को देख सकते हैं। अब आता है अगला एग्जांपल, वो है कि समेशन 1/2
10 की पावर 2n+5 इज़ दिस रेशनल नंबर? तो इसका आंसर यस है। और यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि पहले एक्सपेंशन लिखा, उसके बाद में इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 1/10 की पावर 7 कॉमन लिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा ये। अब इसको क्या किया हमने, 10 की स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये भी 4 है 6 है, तो इसमें हमने लिख लिया 1/100, 1/100 स्क्वायर, 1/100 क्यूब आसानी के लिए। फिर इसमें हमने 1/a/1 - r वाला फार्मूला लगा दिया और ये हमारा इस तरह से सॉल्व होके आ गया। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, चूँकि ये p/q फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसका जनरल फॉर्म लिखा है, जनरल फॉर्म क्या है कि समेशन 1/10 की पावर an+1, यानी अगर 10 की पावर जो है लीनियर फॉर्म में अगर लिखा है तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, और वो हमारा सॉल्व होके क्या आता है, ये आता है। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन आती है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? दोज रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। यानी हमने इर्रेशनल के ऊपर एग्जाम्पल भी अभी कई सारे देख लिए। इट इज़ डिनोटेड बाई r-q और q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका नोटेशन है ये। उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी, दोज रियल नंबर्स विच नाइदर टर्मिनेट नॉर रिकरिंग आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 1/10 की पावर n फैक्टोरियल, ये हमारा r-q में जाएगा, चूँकि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे इर्रेशनल नंबर की बात क्या है कि अगर ये इर्रेशनल तभी होगा जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर ये फाइनाइट हुआ तब ये हमारा टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये हमारे a1,0,0,0 इस पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, रेशनल फॉर्म में, p/q फॉर्म में। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर ये फाइनाइट सम नहीं है, ठीक है, अगर ये फाइनाइट सम नहीं है तब तो हम कहेंगे कि 10 की पावर अगर n स्क्वायर है, n फैक्टोरियल है, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर फाइनाइट है तो वो हमेशा रेशनल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि √2, यहाँ पे प्रूफ किया गया कि √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हमने 11th में भी किया है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। इस छोटा सा प्रूफ है। जब रेशनल नंबर हम लेते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है कि उसमें p और q, यानी जो हमारा रेशनल नंबर लिखा होता है p/q फॉर्म में, उसमें क्या होता है कि p और q को प्राइम होते हैं, यानी एक दूसरे से को प्राइम होते हैं, जिसको हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। पर अगर ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ही प्राइम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 4,7, 4 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, यानी दोनों का अगर GCD निकालें तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। पर 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 7 प्राइम नंबर है। इस तरह से हमारे और भी एग्जांपल हैं, जैसे 8 और 9, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर नहीं हैं, पर इनका दोनों का GCD क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये हमारे रिलेटिवली प्राइम है। इसलिए यहाँ पर P और Q हमारे रिलेटिवली प्राइम होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं ये रिलेटिवली प्राइम होते हैं, इसके भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि √2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। चूँकि हमें इसे इर्रेशनल दिखाना है, तो हम पहले मान लेते हैं √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर रेशनल है तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, तो ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, p² = 2q², दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि p = 2m पुट कर देते हैं। अब जैसे हमने बताया था कि p यहाँ पे q से रिलेटिवली प्राइम है, पर ज़रूरी नहीं कि जो है p भी हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो देखिए यहाँ पर 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं हम, m हमारा कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, तो इसलिए हम p = 2m पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 4m² = 2q², यहाँ से। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, q² = 2m²। ठीक है, 2 हमारा क्या है, q² को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा q को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, q = 2n, यानी यहाँ पर ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, 2 डिवाइड्स q²। दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, q = 2n, जहाँ पर n हमारा क्या है, फिर से एक इंटीजर है। अब यहाँ पे देखिए q = 2n आ गया, और p = क्या था, 2m था। अब अगर हम p और q का अगर मैं जो है m और n को 1 1 पुट कर देता हूँ, मान लेते हैं, तो हमारा p भी 2 हो जाएगा, q भी 2 हो जाएगा। तो p और q का GCD हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q की GCD एटलीस्ट 2 होगी, यानी 2 तो कम से कम होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 2 तो होगी। तो ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एजम्पशन लिया था कि ये हमारा √2 रेशनल है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में। आ नंबर सिस्टम से मुराद यहाँ पे सेट की है, कोई अगर सेट आ नंबर सिस्टम इज सेड टू बी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इफ़ इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए और बी, अगर हम ए से कोई 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन दोनों ही उस सेट में होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सेट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसको याद करने का सिंपल सा यही तरीका है कि बस हमें ये याद रखना है कि उसका एडिशन और उसका मल्टीप्लिकेशन, उनमें कोई भी नंबर उठाएं तो वो उसी सेट में जाना चाहिए। तो ये हमारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहे जाएंगे। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के ये एग्जांपल हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं। पर क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। उसका काउंटर एग्जांपल है, देखिए √2 भी हमारा क्या है, इर्रेशनल है। -√2 क्या है, ये भी हमारा इर्रेशनल है। पर अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2, जो कि हमारा उस सेट में नहीं जा रहा है। चूँकि -2 हमारा रेशनल नंबर है तो ये हमारा इर्रेशनल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है, वो ये है कि R-N, अगर हम R में से नेचुरल नंबर्स निकाल दें तो भी हमारा ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जैसे कि हम 4/17 देख लें, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 हमारा R-N में नहीं जाएगा चूँकि इसमें नेचुरल नंबर है ही नहीं, और 1 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R में से अगर हम इंटीजर्स निकाल रहे हैं या कॉम्प्लेक्स में से हम रियल नंबर्स निकाल देते हैं और कॉम्प्लेक्स में से हम नेचुरल नंबर्स निकाल देते हैं, या फिर रेशनल से में हम इंटीजर निकाल देते हैं या रेशनल से नेचुरल निकाल देते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फील्ड स्ट्रक्चर वाले में। फील्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, अब अगर आप BSc किए हो, MSc किए हो तो आपको पता ही होगा फील्ड क्या होता है, जो कि हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है होल्ड करना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेम वही डेफिनेशन है यहाँ पे, कहता है कि फील्ड से ओवर द नंबर सिस्टम सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आर फील्ड स्ट्रक्चर। इसने सिर्फ एक ऐसे ही बोल दिया कि ये 3 हमारे जो हैं नंबर सिस्टम में, यही 3 जो हैं वो हमारे फील्ड फॉर्म करते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि रेशनल नंबर भी हमारा फील्ड होता है, और रियल नंबर भी हमारा फील्ड होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा फील्ड होता है। पर नेचुरल नंबर हमारा फील्ड नहीं होता। नेचुरल नंबर हमारा फील्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं फॉलो करता। यानी अगर हम इससे 2 एलिमेंट ले लें, 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा, और इसका क्या होगा, 1/3 होगा। तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं हैं, तो इसलिए ये हमारा फील्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम R में से कोई एक एलिमेंट भी निकाल दें तब भी वो हमारा फील्ड स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी वो क्लोजनेस चली जाएगी, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा, तो हमारा ये फील्ड स्ट्रक्चर क्या रहेगा। उसके बाद में आता है ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्या आता है, अ नंबर सिस्टम इज सेड टू बी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इफ़ इट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ट्राइकोटोमी तरीके से भी बोल सकते हैं। तो इसका ये लॉ क्या कहता है कि अगर A और B 2 कोई रियल नंबर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, तो या तो वो इक्वल होंगे, रियल नंबर से मुराद कॉम्प्लेक्स भी ले सकते, कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमें रियल नंबर पे ही जो लॉ है ये हमारा होल्ड करता है। यहाँ पे एग्जांपल भी हम अभी दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स पे क्यों नहीं होल्ड करता। जैसे या तो वो इक्वल होंगे अगर हम 2 रियल नंबर ले रहे हैं, या तो फिर उसमें से एक जो है दूसरे से ग्रेटर देन होगा, और या तो लेस देन होगा। बस यही 3 चीज़ें हो सकती हैं 2 नंबर्स के साथ।
तो फिर हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि डज द कॉम्प्लेक्स नंबर सी सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, तो आंसर आता है नो, वी कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें a प्लस आई बी और दूसरा ले लेते हैं c प्लस आई डी, तो ये कब कंपेयर होंगे, हम मान लेते हैं कि अगर उनमें से ये ग्रेटर देन इससे कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c और b इज़ ग्रेटर देन d, यानी ये हमारा c से ग्रेटर देन होना चाहिए, b हमारा d से ग्रेटर देन होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा इससे ग्रेटर देन होगा। और इन जनरल हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 1 प्लस 2i और 2 प्लस i, अब इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ना तो ये हमारे इक्वल हैं, ना ही इसमें से कोई एक दूसरे से ग्रेटर है और ना ही कोई दूसरे से लेस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये हमारी लॉ जो है ये होल्ड नहीं करता है। ठीक है। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, मतलब अगर 3 कोई नंबर्स ले रहे हैं हम, ठीक है, और उसमें से अगर एक a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a ग्रेटर देन c होगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, ऑर्डर कंपेटिबिलिटी ऑफ द नंबर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो ये हमारा a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी होना चाहिए, यानी दोनों तरफ हम किसी भी नंबर से ऐड कर सकते हो। दोनों ही इनइक्वलिटी में ये हमारा होल्ड करता है कि हम ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऑर्डर्ड कंपेटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी a अगर ग्रेटर देन b है तो दिस इम्प्लाइज करना चाहिए कि AC ग्रेटर देन BC होना चाहिए। लेकिन C पे कंडीशन क्या है कि C हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर C ग्रेटर देन 0 नहीं तो हमारी ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी माइनस, चूँकि हम किसी भी इनइक्वलिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, और अगर ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, पहली है कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, और दूसरी लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के लिए, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी थी ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कंपेटिबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कंपेटिबिलिटी। अब यहाँ पे एवरी सबसेट ऑफ R एज वेल एज R इज़ एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी वजह है कि वो हम उसको चूँकि हम जानते हैं कंपेयर नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते कंपेयर की, अगर a ग्रेटर देन b ज़रूरी नहीं है, चूँकि अभी हमने आपको दिखाया कि वो हम वहाँ पे इनइक्वलिटी है, ज़रूरी नहीं कि होल्ड करें। ठीक है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स जो है नंबर को इस लिस्ट में नहीं रखते हैं कि वो ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस की थ्योरम ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पे देखिए r माइनस एन, क्यू माइनस एन, r माइनस क्यू आर ऑल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ये ना तो हमारे फील्ड होते हैं, फील्ड स्ट्रक्चर कहे जाते हैं, और ना ही ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं, पर ये हमारे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। चूँकि हम इसमें कोई भी 2 नंबर लें, ठीक है, तो वो हमारे लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी को भी सेटिस्फाई करेगा। वो हमारा क्या है कि इनमें से या तो वो दोनों इक्वल होंगे या उनमें से एक दूसरे से ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। दूसरी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिक 2 नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो नंबर्स किस तरह से हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हमारे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होंगे या नहीं होंगे। अब बात आती है यहाँ पे Q एंड R ओनली 2 नंबर सिस्टम विच आर ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर। तो जैसे कभी कभी हमसे एग्जांपल पूछा जाता है कि ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है, तो हम वहाँ पे Q और R का एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हमारे ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर भी हैं और फील्ड स्ट्रक्चर भी, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड फील्ड स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बाउंडेड एबव की देख लेते हैं। क्या होता है कि आ सेट ए इज सेट टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज लेस देन इक्वल टू के। यानी कोई सेट है तो उसको बाउंडेड एबव कब कहेंगे, जब हमें उसके लिए कोई के मिल जाए। ठीक है, यानी फॉर ऑल नहीं, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें एक के मिल जाए जो कि उस सेट के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर हो।
तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा बाउंडेड एबव है। और कौन चीज़ बाउंड करता है कि इसको बाउंड करता है अपर में, ठीक है, इसको बाउंडेड एबव कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर द सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर किस तरह से हमारे देखिए यहाँ पे सिर्फ निगेटिव एलिमेंट्स ले रखे हैं, -1 -2 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई ए इज लेस देन इक्वल्स टू -1, इसका हर एक एलिमेंट्स -1 से लेस देन होगा, ठीक है। इसका मतलब आई निगेटिव इज अ बाउंडेड एबव, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स बाउंडेड एबव होंगे, ठीक है। और हमने एक फाइनाइट सेट लिया 1 2 3 4 5। अब यह देखिए फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट 5, यानी यहाँ पर देखिए 5 से हर एक एलिमेंट क्या होगा, लेस देन होगा। इसका मतलब 5 इसका क्या हो गया, अब बाउंडेड 5 से ये बाउंडेड एबव है, यानी इसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। ये हम अभी आगे आके देखेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड अगर कोई जो है सेट हमारा बाउंडेड एबव है तो जो उसका अपर जिससे वो लेस देन हो, जैसे यहाँ पर के क्या है हमारा, इसका एक अपर बाउंड है, ठीक है। तो बाउंडेड एबव होता है तो ये अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसका। इस तरह से यहाँ पे 5 इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो की, ठीक है। बाउंडेड बिलो क्या होता है, आ सेट ए इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट आर नंबर एल सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एल इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल ए। यानी वहाँ पे हमें एक स्मॉल एल मिल जाएगा जो कि ए के हर एक एलिमेंट से कम होगा, यानी उसका हर एक एलिमेंट एल से ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर में 0 भी आता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे देखिए इसका हर एक एलिमेंट क्या है, 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका बाउंडेड ब्लॉक होगा ना, ये 0 से हमारा हर एक एलिमेंट ज़्यादा है। और इसका लोअर बाउंड क्या होगा, 0, इसका लोअर बाउंड 0 हो जाएगा। अब ये बाउंडेड बिलो है और ये बाउंडेड एबव था, पर सेट ऑफ इंटीजर हमारा बाउंडेड नहीं होता है। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, आगे देखते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़ बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, यानी सेट को बाउंडेड तब कहेंगे जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड एबव भी हो। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ये बाउंडेड बिलो है पर बाउंडेड एबव नहीं है। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर बाउंडेड बिलो है, सॉरी बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर अगर हम लें तो वो हमारा अनबाउंडेड होगा, यानी बाउंडेड नहीं होगा। यहाँ पे ये कह भी रहा है कि इट इज़ नॉट बाउंडेड एबव, दिस इम्प्लाइज दैट आई प्लस इज़ नॉट बाउंडेड। ए इज़ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, यहाँ पर देखें 1 इसका लोअर बाउंड है, 5 इसका अपर बाउंड है, तो ये बाउंडेड होगा। अब यहाँ पे ये हमारा टॉपिक आता है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो हमने ऊपर ही बता दिया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे अगर ये बाउंडेड एबव है कोई सेट तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका अपर बाउंड हो जाता है। और अगर बाउंडेड बिलो है तो यहाँ पर देखिए जैसे ये बाउंडेड बिलो है ये लोअर बाउंड हो जाता है, ठीक है। और अगर जिसका जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड एबव भी हो तो उस सेट को क्या कहते हैं कि उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन अब बात आती है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। आर नंबर एम इज सेट टू बी लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ अ सेट ए इफ इट इज़ अ अपर बाउंड। तो देखिए लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका अपर बाउंड भी होना चाहिए। दूसरा ये है कि इफ़ u इज़ एन अपर बाउंड देन m इज़ लेस देन इक्वल्स टू u। तो हम क्या कहेंगे कि m हमारा ये लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट देख नाम से ही लग रहा है, लीस्ट मतलब जो कम से कम, यानी अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ये रियल लाइन है, ठीक है। और कोई सेट हम यहाँ पे इस तरह से ये ले लेते हैं। सेट हमने क्या इंटरवल ले लिया, इंटरवल भी एक हमारा सेट ही है। अब यहाँ पे इसके अपर बाउंड क्या है, ये हमारा पूरा लाइन ये अपर बाउंड है, ठीक है। पर लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड ये होगा कि इसके जितने भी अपर बाउंड्स हों, यहाँ पे ये भी इसका अपर बाउंड है, ये भी सारे अपर बाउंड्स हैं, तो उसमें हर एक अपर बाउंड उस नंबर से ज़्यादा हो।
तो वो हमारा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका हम देख सकते हैं कि ये हमारा इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, अपर बाउंड की डेफिनेशन हमने अभी देखी, तो अपर बाउंड की डेफिनेशन आप देखें तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि लीस्ट अपर बाउंड किसे कहते हैं। और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम सुप्रीमम बोल देते हैं। अब अगर कोई सेट फाइनाइट है, जैसे हमने ये सेट फाइनाइट लिया 1 2 3 4, तो इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये अपर बाउंड है और इसको हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे जो है लेस देन और कुछ नहीं हो सकता अपर बाउंड, है ना। तो ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। तो यहाँ पे देखिए ये कहता है कि अ नंबर m इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम, या तो हम उसको इन्फीमम बोलते हैं, ऑफ अ सेट इफ़ m इज़ लोअर बाउंड, और दूसरा क्या है कि इफ़ l इज़ एन लोअर बाउंड ऑफ a, तो l हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए m से। यानी l इसके जितने भी लोअर बाउंड्स हैं a के, वो m से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट होगा, जितने भी लोअर बाउंड होंगे उनमें सबसे जो अपर होगा यानी ग्रेटेस्ट होगा, उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो उसी के हिसाब से, नाम के हिसाब से ये यहाँ पर इसका काम भी है। तो अब इसमें देखिए ये हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ ए 1 आ जाएगा। यानी इससे नीचे इसका इससे बड़ा अपर इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता, तो इसी को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कमेंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम, अगर कोई सेट बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एट मोस्ट 1 हो सकता है, यानी यूनिक होता है सुप्रीमम और इन्फीमम। तो यही इसने कमेंट किया है। अब अगला टॉपिक आता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज वीडियो चूँकि लंबा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।